Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. That's my Sir and today's topic is arithmetic progression। और आज का सेशन कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज हम लोग कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग करेंगे। ये एक बुक थी मेरे पास, जो इसमें जो मैटर लिखा है वो काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग यहीं से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। इससे पहले सेशन में हम लोग प्रोग्रेशन और सीरीज़ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा था इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन मीन्स एक सीक्वेंस है जिसके अंदर क्या था, एक डेफिनेट रूल लगा हुआ है कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, ठीक है ना। तो क्या था, इफ़ द डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए प्रोग्रेशन इन द सेम मैनर इज ऑलवेज सेम और कांस्टेंट। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, सपोज दैट इस टाइप से टर्म है, ऐसे टर्म्स है 2 4 6 8, अगर इस टाइप से टर्म है तो हम देखते क्या है कि इन टर्म्स के बीच में अगर सेम मैनर में अगर हम सबट्रैक्ट ऐसा करते हैं, 4 - 2 करते हैं और 6 - 4 करते हैं, फिर 8 - 6 करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या कि जो इनके बीच डिफरेंस आएगा, मतलब जो इनके बीच गैपिंग है टर्म्स के बीच में, वो इक्वल सब जगह आ रही थी, वो 2 आ रहा था। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कंडीशन यहाँ पर क्या थी कि अगर हम सेम मैनर से, मान लो हम 4 में से 2 सबट्रैक्ट किया था, फिर हमने 6 में से 4 को सबट्रैक्ट किया था और 8 में से किया था 6 को सबट्रैक्ट, तो यहाँ पर जो भी सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा था। अगर वो सब जगह इक्वल आ रहा था ना, तो उसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए जरा, यहाँ पर कुछ और लिखा था, ए सीक्वेंस हुज एवरी टर्म। सीक्वेंस हमने बताया था जो सीरीज होती है ये अर्थमेटिक सीरीज है, उसे प्रोग्रेशन कहा गया था। तो सीक्वेंस के बाद ही सीरीज बनती है। जो नेचर सीक्वेंस का होता है वही नेचर सीरीज का होता है। बताया था अगर कोई सीक्वेंस जो है उसके जो टर्म होते हैं उनके बीच में कॉमा लगा होता है, बस जैसे हम कॉमा को रिप्लेस करके वहाँ पर प्लस या माइनस लगा देते हैं तो उससे करस्पॉन्डिंग सीरीज बन जाती है, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया वहाँ पर अर्थमेटिक, वहाँ पर क्या होगा, सीक्वेंस जो होगा उसका नेचर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा था, इस सीक्वेंस हुज एवरी टर्म क्या था, एक्सेप्टिंग द फर्स्ट टर्म कैन बी डिटरमाइन बाई एडिंग ए डेफिनेट नंबर। अब नंबर जिसे हम ऐड करेंगे, यहाँ ध्यान ही रखना था, नोट करने वाली ये बात है, जिस नंबर को हम ऐड कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव इन इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जरा देखिए इसी एग्जाम्पल को ध्यान रखते हैं। मान लो मेरे पास 2 है, हम 2 में एक डेफिनेट नंबर बताया था, एक फिक्स्ड नंबर, कोई भी नंबर जो हम एक डेफिनेट नंबर, जिस नंबर को डिफाइन कर लें पहले, एक डेफिनेट नंबर, इस नंबर क्या करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस नंबर को, मतलब पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव। अगर हम मतलब पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो उसका एडिशन होता रहेगा, अगर हम नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट उसका क्या होगा, वो नंबर सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। अगर हम प्रीसीडिंग टर्म में करेंगे तो ऐसा हमें क्या मिलती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलती है। जैसे कि जरा देखो यहाँ पर, सपोज दैट मान लो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, ये लिखा है यहाँ T1 T2 T3 T4, इस टाइप से हमने अगर AP की कोई भी टर्म्स लिखे हैं, ठीक है। तो जरा यहाँ देखो एग्जांपल वही लिया था 2 4 6 8 10, यहाँ जरा देखना जो भी गैप है टर्म्स के बीच में, डिफरेंस है, वो सब जगह इक्वल दिख रहा होगा, 2 का दिख रहा था, तो ये एक अर्थमेटिक सीरीज़ है। यही कंडीशन होती है कि अगर टर्म्स के बीच में डिफरेंस इक्वल है, 2 सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, चाहे वो ये टर्म हो या फिर ये टर्म हो या फिर कोई भी टर्म हो, अगर इनके बीच में डिफरेंस इक्वल है तो हम उसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है ना। जरा यहाँ देखते हैं 1 4 7 10, देखा यहाँ सबसे गैप कितने का है, 3 का है, तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक। यहाँ जरा देखते हैं, यहाँ क्या देखा हमने, सब जगह जो मेरे पास डिफरेंस आया है ना, वो यहाँ +3 का है और यहाँ डिफरेंस था +2। मतलब अगर हम इस टर्म में +2 करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, यहाँ +2 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। मतलब हम किसी भी प्रीसीडिंग टर्म्स में अगर +2 कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ क्या था, अगर हम प्रीसीडिंग टर्म में 3 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। अब जरा यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा था, 5 के बाद 3 हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ है ना यहाँ के हिसाब से, तो 5 बाद 3 हुआ था, फिर 1 आया था। तो यहाँ क्या दे रहा था कि ये जो सीरीज़ थी फर्स्ट और सेकंड, इन सीरीज़ का जो नेचर था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का था, इंक्रीज हो रहे थे नंबर। यहाँ पर क्या हो रहा, जो नंबर हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्या हुआ, क्या यहाँ पर है, जो नंबर हुआ है डिक्रीज, यहाँ 5 से 3, तो यहाँ से 2 माइनस हो गया, 3 से 1 आया तो यहाँ भी -2 हो गया। जब यहाँ बात करते हैं 1 से -1 आया था, यहाँ भी -2 हुआ। तो हमने क्या देखा, यहाँ जो सक्सेसिव टर्म्स हैं इनके बीच में डिफरेंस -2 का, मतलब डिफरेंस नहीं, जो नेक्स्ट टर्म है वो -2 कम है फर्स्ट टर्म से। अगर हम यहाँ -2 ऐड करें इस टर्म में तो हमें 3 मिल जाएगा, अगर -2 यहाँ ऐड करते हैं तो 1 मिल जाएगा, अगर -2 यहाँ ऐड करते हैं तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ क्या देखा, जो यहाँ गैप है, डिफरेंस है, वो -2 का है, ठीक है ना। सेम यहाँ देखते हैं, जरा यहाँ देखना, ये 1 1 1 1 1 लिखा है। अगर सिमिलरली वे में अगर मान लो यहाँ पर 3 3 3 3 लिख देते हैं इस टाइप से, तो हम चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं AP है।
देखिए अभी हमने देखा था एपी मतलब क्या होता है, अगर टर्म्स के बीच में, सक्सीसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस इक्वल है तो उसे हम एपी कहेंगे। ज़रा यहाँ चेक करते हैं, यहाँ गैप कितना है, डिफरेंस 0 का है, यहाँ भी 0 का है और यहाँ भी 0 का है। अगर सब जगह डिफरेंस इक्वल है तो सीरीज डेफिनेटली एपी होगी। तो यानी कि ये जो एग्जांपल दिया गया वो एपी का है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ भी देखिए सब जगह डिफरेंस इक्वल है और जो डिफरेंस है वो इक्वल टू क्या है, 0 है। डिफरेंस इक्वल है, बस यही कंडीशन एपी की होती है। डिफरेंस की वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या फिर 0 हो, कुछ भी हो, अगर डिफरेंस इक्वल है तो वो क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। बस यही बात यहाँ जरा देखते हैं। तो अगर इस टाइप से हमने यहाँ क्या देखा था, अगर हमारे 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में किसी एक प्रोग्रेशन में सेम मैनर में अगर हम देखते हैं कि अगर डिफरेंस 2 टर्म्स के बीच में इक्वल है, क्या देखते हैं, बस डिफरेंस 2 टर्म्स के बीच में इक्वल है सेम मैनर में, तो वो हमेशा क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब यहाँ बात आती है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अभी जो हमने देखा था, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में था उसे फाइंड कैसे करते हैं, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। सपोज मान लो ये एग्जांपल ही है, अगर हमें यहाँ डिफरेंस फाइंड करना था तो कोई भी टर्म, सपोज मान लो हमने 6 ले लिया था यहाँ पर, तो 6 माइनस करो प्रीसीडिंग, इससे पहले क्या आ रहा, 4, तो ये जो भी बच के आए कितना आया, ये रिजल्टेंट 2 आ गया। तो ये 2 ही क्या हो गया था, इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस किससे लिखा जाता है, ये डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो ये क्या होता है, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है वो सब जगह सेम होता है, सब जगह कॉमन होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं डी से और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एनी टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है ना। अब बात करते हैं, कुछ थोड़े पॉइंट देख लेते हैं। क्या था, ए डेफिनेट नंबर एडेड इन एनी टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिव्स द नेक्स्ट टर्म। जरा यहाँ देखें, मान लो ये 2 ही था तो इसका डिफरेंस कितना था, 2 था। अगर हम डिफरेंस को ऐड करते रहें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलते रहेंगे। जब इसमें 2 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 2 ऐड किया तो 6 आया, 6 में 2 ऐड किया तो फिर 8 आया, एंड सो ऑन, ठीक है, इस टाइप से। और जरा ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ मेरे पास 1 था, फिर 4, 7, 10 था, तो हमने यहाँ देखा था इस सीरीज़ का डिफरेंस कितना था, 3 था, जो कॉमन डिफरेंस 3 है। तो 3 अगर 1 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, 4 में ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा। तो हमने क्या देखा, अगर मेरे पास कोई भी टर्म है, सपोज मालूम हमने माना था फर्स्ट टर्म ए है और इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस अगर मेरे पास डी है, तो टर्म्स कैसे मिलेंगे हमें, इस टाइप से मिलेंगे, ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म हो गया, डिफरेंस ऐड किया, इसमें फिर से डिफरेंस ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो जब इसमें हम फिर से डी को एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। जब यहाँ हम फिर से एक डी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट टाइम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। तो क्या देखा, अगर मेरे पास एक कोई फिक्स टर्म है, अगर हम उसमें कोई डेफिनेट नंबर ही क्या हो जाएगा, ये d, अगर हम इसे ऐड करते रहते हैं तो हमें क्या नेक्स्ट टर्म मिलते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, तो ये क्या एक सीरीज़ है और यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो उसे 1 आ गया है और जो इसका डिफरेंस है वो डेफिनेटली क्या हो गया है, d, जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ देखते हैं, पॉइंट लिखा था फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए। ये ध्यान रखने वाली बात है, जो फर्स्ट टर्म होता है उसे किससे, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। और जो nth टर्म है, मान लो अगर फर्स्ट टर्म हमने ए से लिखा था, फिर सेकंड टर्म हो गया है, जनरली ऐसे लिखा जाता है। जो भी सीरीज़ है उसका फर्स्ट टर्म अगर हमने ए लिखा है या उसे A1 कह सकते हैं, सेकंड टर्म क्या हो गया, ये A2 हो गया, फिर A3 हो गया, इसके बाद ये A4 हो गया, फिर ये 5 आ गया था। ऐसे करके हमें कोई अगर जनरल टर्म चाहिए हो, जैसे हम कहें तो जनरल टर्म के लिए यहाँ पर AN लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ए से लिख रहे हैं तो AN लिख देंगे। सपोज अगर हमें ए नहीं लिखना था, कुछ बुक में वो लोग टी से लिखते हैं, टी रिप्रेजेंट टर्म को कर रहा, तो T1 माने फर्स्ट टर्म, T2 मीन्स सेकेंड टर्म, T3 मीन्स थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। अगर हम ऐसे जनरल टर्म लिखना चाहें तो उसे TN लिख देंगे। TN का मतलब क्या हो गया, nth टर्म। एन जो सफिक्स में जो यहाँ पर लिखा था ये रिप्रेजेंट कर रहा था किस ऑर्डर का टर्म है, कौन से नंबर का टर्म, और टी हो गया टर्म के लिए। अगर हमने T10 लिखा मतलब क्या हो गया, किसी भी सीक्वेंस या सीरीज़ का 10th टर्म, ठीक है ना। तो TN माने क्या हो गया, nth टर्म, AN माने क्या हो गया, nth टर्म। अगर हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टर्म्स को तो TN लिखा जाएगा। अगर हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1 A2 A3 से तो उसे AN लिखा जाएगा। तो भाई कह रहे हैं कि अगर TN या AN, TN या फिर AN ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेरे जनरल टर्म्स जो भी हम लिख रहे हैं किसी भी, चाहे वो मेरे पास अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक हो जाएगा, अगर ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिक हो जाएगा। वैसे भी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। फिर नेक्स्ट बात आती है कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस ना देखो यहाँ पर इसका फार्मूला ये होता है कॉमन डिफरेंस का। जैसे मान लो मेरे पास अभी हमने कोई एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल चलो ये है
ये हमने लिया था सपोज दैट 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 था। अगर ये हमने सीरीज ले ली थी तो यहाँ डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? 7 माइनस 5 करेंगे, 9 माइनस 7 करेंगे, 11 माइनस 9 करेंगे, 13 माइनस 11 करेंगे। इस टाइप डिफरेंस आता है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, मान लो ये क्या हो गया था, T1 है, ये T2 था, फिर T3, फिर T4 एंड T5। तो डिफरेंस कैसे आएगा? T2 माइनस T1, ये जो था एन इन टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। और यही डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? T3 माइनस T2 के इक्वल आएगा। ये किसके इक्वल आएगा? T4 माइनस T3 के इक्वल आएगा। अगर हम ऐसे लिखना चाहें जनरल, तो मान लो हम T10 लिखा था तो माइनस करना पड़ेगा T9। कोई भी टर्म लिखेंगे अगर उसमें से हम प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर देते हैं तो इससे हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। अगर वो AP है तो कंडीशन क्या है, ये AP के लिए ही डिफरेंस बताया। अगर कोई AP है तो डिफरेंस फाइंड करने का ये तरीका है। तो यहाँ देखते हैं डी इक्वल क्या होता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड सो ऑन। और ये लिखा था nth टर्म के लिए। ये क्या था, कोई nth टर्म था और उससे प्रीसीडिंग टर्म हो गया ये n-1, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे इस टाइप से समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते जरा, मान लो हमारे पास कोई भी सीरीज़ थी, उसका फर्स्ट टर्म कितना है, A1 है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म सपोज हमने A रखा था, इसके बाद सीरीज में क्या आता है, A प्लस डी आता है, फिर इसके बाद क्या आता है, A प्लस 2D आता है, आफ्टर देन A प्लस 3D आता है। सीरीज ऐसे ही तो बनती रहती है। ये क्या है, एक AP सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ था। फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो सब जगह यहाँ डिफरेंस D का ही तो है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो इनमें D का डिफरेंस है। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे सेकंड और थर्ड को, तो यहाँ भी D का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर A प्लस D है, यहाँ पर A प्लस 2D है। इन दोनों में क्या है, यहाँ से हमने जब D ऐड किया तो यहाँ पाए थे, वैसे यहाँ हो रहा था। जब हमने D यहाँ ऐड किया तो यहाँ A प्लस 3D हो गया था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, हम प्रीसीडिंग टर्म में D ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा। तो ये AP है ना, क्लियर, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं T1 फर्स्ट टर्म हो गया, T2 ये हो गया, T3 T4 हो गया। हम लोग यहाँ से जनरल टर्म फाइंड करेंगे। देखना जरा कितना सिंपल तरीका है फाइंड करने का। जरा देखना, T1 जो लिखा है उसकी वैल्यू सिर्फ A है, और T2 जो लिखा है उसकी वैल्यू क्या है, A प्लस D है। जो T3 लिखा है उसकी वैल्यू क्या है, A प्लस 2D है। या देखो यहाँ से बोल सकते हैं कि T1 में फर्स्ट टर्म में कोई भी D नहीं है, सेकंड टर्म में एक D है, थर्ड टर्म में 2D। मतलब यहाँ पर जो D है और N है यहाँ पर T, इनमें एक का गैप आ रहा है। एक ये लेस लिखा है, एक कम लिखा है। अगर हम सिमिलरली यहाँ T4 लिखना चाहें तो यहाँ क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। मतलब जो भी नंबर ऑफ टर्म से D एक कम रह रहा है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ इस टाइप से लिख सकते हैं हम, यहाँ इस टाइप से A प्लस 1 माइनस 1D, ठीक है ना। जनरल तरीका से बना रहे हैं हम 1A प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू D। इसे लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। क्या देख रहे थे कि जो नंबर ऑफ टर्म था उससे एक D कम आ रहा, और वही यहाँ हम कर रहे थे। इसे लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ क्या देखा था, जो भी यहाँ लिखा है जितना भी, इससे एक कम D इधर लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो 4 माइनस 1, अगर यहाँ 3 था तो यहाँ क्या आया 3 माइनस 1, वो रिजल्टेंट 2 भी रहेगा। ये 2 लिखा था तो यहाँ केवल सिंगल D है, वही देखो 2 माइनस 1 सिंगल था। तो इस टाइप से अगर हम सबसे पहले ये पूछते हैं, अगर हम T10 लिखना चाहें इसे क्या लिखेंगे, A प्लस 9D तो लिखेंगे। एक D कम आएगा यहाँ से, जो भी पैटर्न देखा हमने भी एक यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है कि आप लोग बता सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें TN तो TN कैसे आएगा, A प्लस, अब हम n से एक कम करना, 10 से एक यहाँ कम किया था, जब n से एक कम करेंगे तो उसे लिखेंगे n माइनस 1 इंटू D। और यही बन गया जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल टर्म का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो Tn इक्वल क्या हुआ, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर Tn क्या है, nth टर्म, A क्या है फर्स्ट टर्म, n है nth जो भी टर्म था ऑर्डर का, और D यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अब जरा इधर देखते हैं। तो देखो ये इन लोगों ने ऐसा किया था, यहाँ पर T1 T2 T3 T4 सारा कुछ यहाँ लिखने के बाद जरा ये देखते हैं, ये Tn इक्वल क्या आया, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये क्या है, जनरल टर्म है। तो यहाँ से हम इसका यूज क्या है, मान लो मेरे पास कोई हमें सीरीज़ दी गई है, वहाँ से हमें सपोज दैट T12 फाइंड करना है। तो T12 क्या आएगा, यहाँ n इक्वल 12 पुट कर देंगे जाके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A प्लस, इसे इक्वल में लिखेंगे A प्लस 12 माइनस 1 इंटू में कर देंगे, इसे हम क्या कर देंगे D कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T12 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर मेरे पास A और D की वैल्यू है तो, ठीक है ना। इस टाइप से जरा थोड़ा
फिर ये देखते हैं, अगर मान लो सपोज दैट मेरे पास जो सीरीज़ है उसमें n टर्म्स ही हैं, ठीक है ना, और जैसे कि हमने फर्स्ट टर्म को क्या बोला था, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, ऐसे ही लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। तो अगर मेरे पास सपोज दैट n टर्म्स ही हैं तो n टर्म लास्ट टर्म हो गया, तो जहाँ भी हमने क्या लिखा था an या tn लिख रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो an या tn को l से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा, l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, इस टाइप से बन जाएगा। अब यहाँ पर है nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द एंड। मान लो अगर हमें ये फाइंड करना, ये जो भी फार्मूला था, ये जो फार्मूला मैं लिखा था स्टार्ट में Tn इक्वल, वो फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करते हैं बिगिनिंग से या स्टार्टिंग से, फ्रॉम द स्टार्टिंग कोई भी टर्म फाइंड करना हो तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देंगे। मान लो हमें 10th टर्म फाइंड करना था तो यहाँ n इक्वल टू हम 10 पुट करेंगे, तो यहाँ 10 पुट करने समय फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग से वो 10th टर्म मिलेगा। अगर हमें फाइंड करना था फ्रॉम एंड, अगर हमें लास्ट से फाइंड करना कोई टर्म, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जरा देखना, उसके लिए जो सीरीज़ है वो हम इस टाइप से ले सकते हैं। होगा क्या, सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास अभी सीरीज़ में a1 और a प्लस डी और a प्लस 2d इस टाइप से टर्म थे। अगर हम सीरीज़ में लास्ट टर्म फाइंड करना चाहें तो सपोज एक सिंपल तरीका ये, हम सीरीज़ को उल्टा करके लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिख लिया इतना ही, a प्लस 2d, फिर क्या आएगा, a प्लस डी आएगा, और यहाँ हो जाएगा a। अगर यहाँ का लास्ट टर्म l था तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीरीज l से क्या होगी, स्टार्ट होगी। ज़रा इधर देखो, इधर से तो कॉमन डिफरेंस d है या नहीं है इस सीरीज़ में। जब इधर से बैक करेंगे तो यहाँ कॉमन डिफरेंस d ना होके माइनस d हो जा रहा। अगर ध्यान देंगे आप तो पता चलेगा कि इस साइड क्या हो रहा था, सीरीज इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ देखो ज़रा, a में d ऐड हो रहा था, प्लस एक d ऐड हुआ तो 2d हो गया, तो यहाँ d जो था वो प्लस में डिफरेंस है, ठीक है ना। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, a प्लस 2d के बाद क्या आएगा, a प्लस डी, फिर a रहेगा, तो यहाँ d क्या हो रहा है, ये कम होता जा रहा टर्म्स में, तो यहाँ डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बस ये करना था, जो मेरे पास पहले वाला फार्मूला था उसमें करना क्या होगा, जहाँ d था उसे माइनस डी से रिप्लेस कर देना है, और जहाँ a था इधर स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म a होगा जाके, जब सीरीज़ का लास्ट टर्म l आएगा फिर हम सीरीज़ को इस टाइप से घुमा के ऐसा उल्टा रख देंगे जाके, ठीक है ना। तो जहाँ a था वहाँ क्या आ जाएगा, l, और जहाँ a था वहाँ हो जाएगा l की जगह पे a आ जाएगा और a की जगह पे l आ जाएगा। सीरीज़ चेंज हो गई, ये टर्म इधर आ जाएगा और ये टर्म इधर आ जाएगा, तो इस टाइप से d भी चेंज हो गया। तो जहाँ a आ रहा था वहाँ क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और जहाँ d आ रहा था वहाँ माइनस डी। तो ये हो गया था nth टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा, कोई भी आपको टर्म फाइंड करना हो लेकिन फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट से फार्मूला हुआ nth टर्म फाइंड करने का, तो an इक्वल क्या हो गया, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल्स में हम आपको कुछ ना कुछ ट्रिक ज़रूर बताते रहे, अगर भी कुछ होगी तो यहाँ से तो बड़े इंटरेस्टिंग बनने वाले हैं एग्जांपल्स। तो जरा देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा था, इफ़ द nth टर्म ऑफ एन प्रोग्रेशन इज़ 2n प्लस। nth टर्म को भी हमने किससे लिखा था, tn से, तो ये वैल्यू किसकी हो गई है, tn की, ठीक है। तो आगे कह रहा था सो दैट इट इज़ एन AP। हम आपको एक छोटी सी यहाँ ट्रिक ये बता रहे थे, ध्यान रखना, और इस वाले पॉइंट को नोट भी रखना है। नोट क्या रखना था कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई AP सीरीज़ है तो उसका जो जनरल टर्म होगा वो ऑलवेज़ क्या होगा, लीनियर इन n में होगा, ठीक है। वो हमेशा किसी में भी हो, चाहे n में हो, जो वेरिएबल है उसका एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा ऑलवेज, वो क्या होगा, लीनियर। अगर AP है तो अगर ये एक्सप्रेशन यहाँ पर क्वाड्रेटिक कर देंगे तो ये कभी भी AP नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, जनरली अगर हमने यहाँ लिखा था Tn इक्वल सपोज लिख दिया हमने an प्लस v, यहाँ पर a इंटू एन प्लस b लिखा है, ठीक है ना। ये जो an है वो ये वाला an नहीं है, Tn वाला, ठीक है ना। ये an नहीं है, ये a इंटू एन वाला an है, ठीक है ना। तो an प्लस b लिखा था, तो ये लिखा था किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म, वो an प्लस b लिख दिया हमने, ये लीनियर था। तो यहाँ पर ये नोट रखना, इस टाइप से अगर कभी आपको जनरल टर्म लिखा हुआ मिल जाए तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ऑलवेज वो क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ a। जो a का कॉफिशिएंट होता है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ n, जो भी n का कॉफिशिएंट होता है वही क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर इस सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a होगा। हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे मेरे पास ये लिखा था 2n प्लस 3 लिखा हुआ है, अगर मैं फाइंड करना हो कि इसका, अगर ये AP का ही हमें तो पहले AP प्रूफ करना है, फिर फाइंड करना है ये AP का, पहले अगर AP प्रूफ करना तो बस हम ये देखेंगे, अगर ये जनरल टर्म है और ये लीनियर है तो ये ऑलवेज AP फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो हम इतना ही बता सकते हैं कि हमें ये वाली ट्रिक पता है कि अगर
कोई भी मेरे पास जनरल टर्म है और वो अगर लीनियर है तो ऑलवेज वो किसका फॉर्म होगा, एपी के फॉर्मेट में होगा, वो हमेशा एपी ही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिखा था, तो प्रूफ करना ये एपी है नहीं है, तो हम सिर्फ इतने से बता सकते हैं अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो एपी है, लीनियर एक्सप्रेशन है तो फिर ये एपी है, ठीक है ना। इसे प्रूफ करने का हम इससे डिफरेंट बता रहे हैं आपको, जो ने बताया था ये नहीं करना था, हम डिफरेंट बता रहे थे। मान लो अगर ये टी एन है, ठीक है, तो टी एन इक्वल क्या दिया आपको, 2n+3 गिवन है। यहाँ जरा हम लोग फाइंड करते हैं, पहले T1 फाइंड करेंगे, फिर T2 फाइंड करेंगे और फिर T3। तो T1 इक्वल क्या आएगा, n इक्वल 1 यहाँ पुट करिए, n इक्वल जब 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा 2 × 1+3 इक्वल टू हो गया 5, ठीक है ना। जब n इक्वल टू यहाँ पर 2, क्योंकि T2 चाहिए था हमें, तो जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2+3 ये इक्वल टू हो जाएगा 7। सिमिलरली जब T3 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 × 3 प्लस हो गया 3, तो 3 2 6 और यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया 9। जरा देखने 5 7 और 9 इस टाइप से टर्म आ रहे हैं, तो 5 7 9 ये एक एपी है या नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो हमने पहले ही कहा था कि अगर ए इंटू एन प्लस वी टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है तो ये ऑलवेज एपी फॉर्म करेगा, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ एन, मतलब यहाँ पर ए है तो यहाँ कितना कोएफिशिएंट ऑफ एन है, वो 2 है, तो इसका डी कितना हो गया है, 2 हो गया। वो हमने यहाँ से भी जान लिया, ये सीरीज बन गई थी। तो इसका क्या था, जो कॉमन डिफरेंस था वो 2 है और लीनियर है, इसलिए ये एपी है। इस टाइप से भी इसे एपी चेक कर सकते हैं। अब इसका लास्ट का बचा हुआ पार्ट है कि हमें इसका 10th टर्म फाइंड करना था, तो 10th टर्म इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। टी एन इक्वल क्या लिखते हैं, टी एन इक्वल होता है a + n - 1 × d, बस आपको ध्यान रखना इससे एक कम आएगा, तो T10 इक्वल टू क्या आएगा, a + 9d, a + 9d आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ a कितना क्वेश्चन में आया था, a तो आया यहाँ 5 जो फाइंड किया T1 माने a, तो यहाँ रख दें, क्या रखेंगे 5 + 9 × d कितना था 2 था, तो 9 2 18 और 5 कितना हुआ ये 23, तो 23 इधर आंसर आ रहा, समझ में आ गया था। तो इस टाइप से कर सकते हैं इसे। ओके, तो अपना 7 क्वेश्चन है, ये लिखा था फाइंड द 18th टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, हमें इसका 18th टर्म फाइंड करना था, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी है 18 टर्म। देखो जब भी आपको कोई पहले सीरीज लिखी हुई मिले, उसने कह दिया एपी है, तो फिर यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो ना बोलता ये एपी है तो हमें ये एपी चेक करनी पड़ती। तो यहाँ जरा देखो सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, सीरीज स्टार्ट यहाँ से हो रही है वाली सीरीज, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना लिखा है 4, तो a इक्वल टू क्या हो गया 4। फिर मैं इसका डी फाइंड करना, डी क्या होता है, अगर ए पी है तो सिंपली आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लिया करो, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 - 4 कितना बचेगा, 7 - 4 बचेगा 3, तो इसका डी कितना हो गया है, डी इक्वल आ गया है 3, तो डी इक्वल कितना हो गया यहाँ 3 हो गया था। और एन कौन सा हमें फाइंड टर्म, जो टर्म फाइंड करना था वो 18th टर्म है, तो n इक्वल टू हो गया 18। तो फार्मूला क्या था, टी एन इक्वल a + n - 1 × d, यहाँ पर n इक्वल 18 पुट कर देंगे एक तो यहाँ, और सेकंड n इक्वल टू 18 पुट कर दिया यहाँ, तो 18 और d कितना पुट कर दिया था 3, a कितना पुट कर दिया 4, जो भी वैल्यूज थी सारी वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करने पर इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा था फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, 25th टर्म। तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता यहाँ पर ये एपी है नहीं एपी है, तो हमें सबसे पहले एपी चेक करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक इट इज़ इन एपी और नॉट। तो यहाँ देखते हैं 6 10 एंड 14 था, तो हमें क्या करना होता है एपी चेक करने के लिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे यहाँ से थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो जब करेंगे 10 - 6 तो कितना आया 4, जब करेंगे 14 - 10 तो कितना आया 4 हो, दैट्स क्या सब जगह डिफरेंस इक्वल था, तो ये एपी है, ठीक है ना। तो यहाँ इन्होंने भी चेक किया था एपी है। इसके बाद 25th टर्म चेक करने के लिए मेरे पास कोई टर्म फाइंड करने के लिए बस क्या होना चाहिए था, ए और डी की वैल्यूज होनी चाहिए थी। तो यहाँ डी इक्वल टू कितना पहले से चेक किया था, डी इक्वल टू 4 है, और ए इक्वल कितना है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है 6 है, तो ए इक्वल कितना है 6 था। तो T25 क्या आएगा, सिंपल ध्यान रखा करो जितना आपको चाहिए उससे कम डी ऐड करते हैं। तो अगर हमें T25 चाहिए था तो क्या लिखेंगे, a + 24d, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 6 पुट कर दो यहाँ, 6 + 24 × d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 थी, वो पुट कर दी, तो यहाँ सॉल्व किया 102 आंसर आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
ठीक है ना। तो एन इक्वल क्या है, इस सीरीज़ का जो 37th टर्म होगा वो 210 होगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, अच्छा सा क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड। हमने आपको ये बताया था जब भी आपको एंड से क्वेश्चन फॉर्म करना हो तो मान लेते ये हमने इसे ए एन कह दिया, ये nth टर्म हो गया फ्रॉम द एंड। इसे क्या बोलेंगे, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका फॉर्मूला होता है, एल क्या है लास्ट टर्म, एन क्या हो गया था जो भी हमें टर्म फाइंड करना हो, और डी हो गया कॉमन डिफरेंस। तो इस सीरीज़ को सबसे पहले देखते हैं, ये ए पी तो है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि ए पी लिखा था। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, फर्स्ट और सेकंड टर्म का यूज़ करके डी फाइंड कर लेंगे। तो डी क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है, डी इक्वल तो 2 आ गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा लास्ट टर्म, लास्ट टर्म आ गया, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो एल इक्वल क्या पुट करेंगे 75 माइनस, और मैं टर्म फाइंड करना है इसका 7, तो एन इक्वल हो गया 7। तो ए 7 इक्वल यहाँ क्या पुट करेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी कितना था 2 था। तो ये हो जाएगा 75 माइनस 6 इंटू 2। तो 75 में से जब 12 जाएगा 6 इंटू 2 कितना बचेगा, ये 63। मतलब अगर हम लास्ट से 7th टर्म फाइंड करेंगे तो वो 63 आएगा। ओके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टर्म बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, ये विच टर्म ऑफ द ए पी इज 0 था। ए पी जो आपको पता करना हो कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म, जैसे कौन सा टर्म आ जाए तो वहाँ पर कौन सा टर्म को, विच टर्म को जो भी फाइंड करना था, विच या कौन से को आपको तुरंत ही टी एन मान लेना है। तो क्या लिखा था विच टर्म ऑफ द सीरीज 0, तो क्या मान लेता है जो एन एस टर्म है वो कितना है 0 है। तो यहाँ से मैं टी एन इक्वल क्या फाइंड हो गया, या क्या मिल गया 0 था। यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी और डी मिल जाएगा, ठीक है। तो एन फाइंड करना होगा। तो यहाँ क्या लिख दिया है, ए टी एन की जगह पे 0 पुट कर दिया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में है 90 है, डी कितना है, डी यहाँ पर नेगेटिव का 3 है, सीरीज डिक्रीजिंग में है। जब A2 माइनस A1 करेंगे आप तो हम नेगेटिव का 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसे ओपन किया ब्रैकेट को और सॉल्व किया, n इक्वल टू 30 आ गया। मतलब ये सीरीज डिक्रीज होते होते जब इसका 31th टर्म आप लिखेंगे तो वहाँ आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या लगा था, इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादातर सपोज दैट ये 10th बोर्ड के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना। 10th बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ध्यान रखना है जो बच्चे क्लास 10th में हैं जिनके पास भी एपी है तो ये एपी के लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। इससे पहले भी क्वेश्चन थे लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी रहती है कि बोर्ड में आने की, इस टाइप से क्वेश्चन जहाँ आपको 2 कंडीशंस दी जाती हैं उन्हें सॉल्व करके आपको आंसर निकालना होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड का लायक। इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे वो भी सिंपल एंड सबसे अच्छे क्वेश्चन थे बोर्ड के टाइप के। तो 10th का पैटर्न अभी यहाँ चल रहा है, इसके बाद 11th का स्टार्ट होगा। ये जो सिलेबस चल रहा है ये 10th और 11th दोनों का है, जनरली ये बुक 11th क्लास की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लगा था 5th टर्म एंड 30th टर्म ऑफ एन एपी आ रही है। तो वेरी इजी है, हम लोग बस ये ध्यान रखना है, हमने क्या कहा था कि जब भी हम कोई टर्म लिखते हैं तो वहाँ पर जो डी ऐड करते हैं वो एक कम रहता है टर्म से। जैसे अगर आपको T2 लिखना है तो यहाँ क्या लिखते हैं A प्लस डी, T3 में A प्लस 2D। तो इससे क्वेश्चन जल्दी लग जाता है। हमें 5th टर्म लिखना है तो 5th टर्म क्या होगा A प्लस 4D, ये 5th टर्म हो गया और इक्वल 5th टर्म की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पर 5 दी गई है, तो ये हो गया 5। फिर लिखा था 30th टर्म तो ये कितना आएगा
ए प्लस 12d आएगा, ठीक है ना, इक्वल में कितना आएगा -3। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए से ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचेगा -8d इक्वल कितना हो जाएगा 5 और 3 8, तो d इक्वल कितना आ गया -1। तो d की वैल्यू -1 आ गई ना। हमें फाइंड करना था इसका, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ से फिर बड़ा सिंपल हो गया, 20th टर्म कितना आएगा इसका, t20 इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस 19d। तो ए क्वेश्चन में पहले, अच्छा ए भी फाइंड करना था, ये जो d आया ना, d हम फर्स्ट वाले में पुट कर लेंगे। तो जब d इक्वल यहाँ -4 रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो फिर यहाँ की ये क्या कर देगा 9 कर देगा, ठीक है ना। तो जब हम d की वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर इधर लिख रहे हैं a प्लस 4d इक्वल कितना था 5 था, यहाँ पुट करेंगे तो a प्लस, जब d की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, इक्वल में 5 था, 4 इधर आके नेगेटिव का है इधर अभी, यहाँ आके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से a इक्वल कितना आ जाएगा 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 9, d की वैल्यू क्या थी -1, a और d यहाँ पुट कर देंगे, तो जब करेंगे a इक्वल रखेंगे यहाँ 9, t20 इक्वल क्या आएगा a प्लस 19d। तो a पुट किया और d पुट किया, क्वेश्चन कितना आ गया -10। तो इस टाइप से, तो यहाँ क्या होता है, आपको जनरली 2 टर्म या 2 कंडीशंस दी जाती हैं, इन्हें सबसे पहले सॉल्व करके आपको a और d फाइंड करना है। तो ध्यान क्या रखना है, बहुत ही ईजी ट्रिक है, जैसे ही आपको 2 कंडीशन दी हैं उन्हें आप सॉल्व करके सबसे पहले a और d की वैल्यू फाइंड कर लें। जैसे ही आपके पास a और d की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा, जो कुछ पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।